हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का आगमन पढ़ चुका था, जो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो देखते हैं इसमें क्या है कि मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शिद कुली खां था, जिसको ये फ़रुखसियर ने नियुक्त किया था। तो मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त हुआ था वो मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद सुजाउद्दीन अगला शासक आता है, जो 1739 तक रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखा जाए तो जो मुर्शिद कुली खां था उसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया था और इस नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले गया, मकसूदाबाद, और इसका नाम ही मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने इजारी व्यवस्था आरंभ किया था। क्या आरंभ किया था? इसने इजारी व्यवस्था आरंभ किया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है बंगाल का अगला शासक वो अलीवर्दी खां रहता है, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक रहता है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसने बोला था अंग्रेज़ों के बारे में कि बोला था कि यदि अंग्रेज़ों को छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे। मतलब बोला था यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगी। ये अलीवर्दी खां का महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद इसका दौहित्र पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। और सिराजुद्दौला का सबसे प्रमुख जो घटना होता है ब्लैक होल की घटना होता है, जो 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। इसकी घटना ये रहती है कि सिराजुद्दौला जब शासक बनता है तो सिराजुद्दौला के ही अपने परिवार में इसकी चाची शायद रहती है घसीटी बेगम, और इसका जो पड़ोसी रहता है राजबल्लभाचार्य, इन दोनों से इसका विवाद रहता है। और इसी विवाद का जो फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ जो रहते हैं वो बंगाल के क्षेत्र में एक किला बनवाते हैं, जिसका नाम रहता है फोर्ट विलियम का किला। और इसका जो प्रधान अधिकारी रहता है रोजर ड्रैग। यह किला के बारे में जब सिराजुद्दौला सुनता है तो सिराजुद्दौला क्या करता है, अचानक उस किले पर आक्रमण कर देता है और अंग्रेज़ों को हराकर लगभग उसके 146 लोगों को पकड़ लेता है और एक छोटे से घर में कैद कर देता है, जिसमें यह पता चलता है कि 123 लोगों की मृत्यु हो गई और अगले दिन 23 लोग ही सिर्फ बच जाते हैं। और ये पता कहाँ से चलता है कि जो 23 लोग बचे रहते हैं उसमें एक इतिहासकार हॉर्नबिल भी बचा रहता है, और उसने ही बताया रहता है कि एक छोटे से घर में सिराजुद्दौला उन लोग को कैद कर दिया था, जिसमें 123 लोग मर गए और 23 लोग बचते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला को हराने के लिए जो मद्रास का गवर्नर रहता है लॉर्ड क्लाइव, वो बंगाल आता है और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र तथा उसका जो कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री रहता है राय दुर्लभ, उसको अपने में मिला लेता है। फिर क्या होता है कि 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी जो होता है उसके किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफ़र के कहने पर युद्ध में पहले ही लौट रहा था। मतलब एक तरह से मीर जाफ़र क्या करता है, सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। और मीर जाफ़र क्या बोलता है कि सिराजुद्दौला को कि वह मतलब एक तरह से युद्ध से हट जाए, वह युद्ध लड़ेगा। और युद्ध में जाकर मीर जाफ़र क्या होता है कि चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता है और अंग्रेज़ों का साथ देता है, जिससे अंग्रेज़ जीत जाते हैं। बाद में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया जाता है, और चूँकि पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफ़र को बंगाल का अंग्रेज़ों द्वारा नवाब बना दिया जाता है। चूँकि ये कठपुतली नवाब होता है, जो अंग्रेज़ बोलते वही करता है। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से धन लेना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इसी कारण उसको बनाया भी था नवाब। और मीर जाफ़र से उन्हें मतलब अत्यधिक धन प्राप्त होना स्टार्ट हो गया। मीर जाफ़र जब धन देने से कतराने लगा तो इसी कारण अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को क्या किया, गद्दी से हटाकर उसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब आगे देखते हैं। ये तो रहा प्लासी के युद्ध के बारे में। इसके आगे है कि इसमें लगभग हो गया, ये पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया, किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो जो प्लासी का युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध जो था वो आपका भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ? भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसके बाद है कि क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। ये पूछता है कि मतलब किसके द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा
सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। इसमें कह रहा है कि एक विलियम पिट का कथन है कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव पर, विलियम पिट का एक कथन है लॉर्ड क्लाइव पर। उसने बोला था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक था। लॉर्ड क्लाइव को बोला था विलियम पिट ने कि वह स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक था। आगे पढ़ते हैं। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी अब मीर कासिम क्या होता है कि 1760 से 1763 में गद्दी पर बैठता है और सबसे योग्य शासक रहता है। पूर्णिया, चूँकि इससे पहले सिराजुद्दौला सबसे, एक तरह से देखा जाए तो सबसे योग्य शासक था, लेकिन उसको अ, धोखेबाजी के वजह से मार दिया गया। उसके बाद मीर कासिम सबसे योग्य शासक रहता है। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो। क्योंकि ये क्या था, जब मुर्शिदाबाद में था तो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति में करने का निश्चय लिया। कैसा? यूरोपीय पद्धति में सेना का गठन करना शुरू कर दिया था। चूँकि इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा ताड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई थी। मुंगेर में ये गया, जब अपना राजधानी ले गया मुंगेर में, तो वहाँ पे ये क्या किया, मुंगेर में तोप और ताड़ेदार बंदूक बनाना स्टार्ट किया। आज भी बिहार के मुंगेर में ये सब बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य के आर्थिक स्थिति को सुधारने का के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किए थे उस पर भी बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर भी लगाया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो देखा जाए तो 22 अक्टूबर 1764 को, जो एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए एक निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद से भारत पे पूर्णतः वहाँ शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज़ जीत जाते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों का जो कमान संभालता है वह हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। जबकि हमने देखा था कि प्लासी में कौन था, तो उस समय प्लासी में कौन था? प्लासी में आपका था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। आगे देखा जाए तो आगे है कि हेक्टर मुनरो के हाथों में था वो। और उस समय जो युद्ध के समय वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। तो ये पूछता है कि बक्सर का युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? तो वेंसिटाट था। और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। अब भारत में सिर्फ अंग्रेज़ बच चुके थे। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में अभी निर्णायक साबित नहीं हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध में यह निर्णायक हो गया कि अब अंग्रेज़ जो होंगे वह क्या करेंगे, भारत पर अपना शासन व्यवस्था स्टार्ट कर देंगे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था मीर जाफ़र तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है वो अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तक कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने दिए थे वो शाह आलम को दे दिया गया। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। और यहीं से बोला जाता है कि अंग्रेज़ों का एक तरह से ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि जब दीवानी मिल गई तो सारा पैसे का जो काम धाम आ गया वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया दिया गया और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गई। कंपनी ने दीवानी का कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय की नियुक्ति की थी। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 अधिकारी अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। और यही देखा जाए तो यही अकबर द्वितीय जो था, ये अकबर जो द्वितीय था, इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त हो गई।
कब? 1765 में अंग्रेज़ों को सिलहट की दीवानी प्राप्त हो गई तथा बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा, ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा सिलहट को जैंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। तो स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। अब हम देखते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो हम जानते हैं कि फ़र्रुखसियर ने क्या किया था, एक अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शिद कुली खां को बनाया था। कौन? मुर्शिद कुली खां को, यही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? अच्छा, ये ब्रिटिश प्रभुत्व को जब पूछेगा तो ये प्लासी युद्ध के समय हुआ था, जबकि निर्णायक जो था वो बक्सर का युद्ध था। तो इसमें क्या पूछा है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया गया, तो प्लासी का युद्ध था। क्या था वो? प्लासी का युद्ध हो जाएगा। और निर्णायक पूछेगा तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है। तो यह जो अब है कि प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है, तो ये भी प्लासी का युद्ध होगा। कौन होगा? प्लासी का युद्ध होगा। निर्णायक है प्रथम, चूँकि बोला है ना, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो प्रथम पूछेगा तो प्लासी का युद्ध। और यदि ये पूछेगा कि भारत में निर्णायक सफलता मानी जाती है तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। चौथा प्रश्न पे चलते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। पांचवा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में? तो ये हम लोग पढ़े हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किया गया था, जबकि ये परास्त नहीं हुआ था, इसको धोखे द्वारा हराया गया था। मीर जाफ़र इसमें बदतमीजी कर दिया था, जिसके वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चूँकि ये जो युद्ध था, इनमें निर्णायक जो युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लड़ा गया था, तो इसलिए इसको भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। सातवां क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा है कि किस निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं कि विलियम ने बोला था कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उससे कहा था कि विलियम ने कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। आठवां क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये अभी भागीरथी नदी के किनारे है, पश्चिम ये आपका प्लासी का, और इसका वर्तमान जो नाम है वो पलासी है। पहले प्लासी था, अब पलासी है। नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो हम जानते हैं कि मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था, ताकि ब्रिटिश वाले इसके चीज़ों में मतलब हस्तक्षेप न करें, और ये मुंगेर जाकर बहुत सारे तोपों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। 10वां क्वेश्चन जो है, 10वां क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत में, हाँ अब ये देखिए, ये बोला है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो यह बक्सर का युद्ध है 1764 में लड़ा गया था। कौन? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। फिर आपका 11 वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक कौन है? तो यही है बक्सर का युद्ध। कौन है? बक्सर का युद्ध। 12 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की? यही सेम क्वेश्चन है, ये भी बक्सर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन पे। लिखा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का संस्थापक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और इसी के हम जानते हैं कि यही 3 लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ बक्सर का युद्ध भी लड़ा था, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय था वो नेतृत्व करता था। 14 जो है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र।
निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, तो वो कौन था? जो जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। क्योंकि ये हार गए थे लोग, इसलिए शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करना पड़ा। कौन कौन? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। 16 वाला क्वेश्चन जो है, 16 वाला क्वेश्चन है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो अभी ऊपर ही हम पढ़े थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। 17 वाला जो क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी, तो ये हम जानते अभी जस्ट पढ़े हैं कि ये लॉर्ड क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी के शहंशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। 18 क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी है वो कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो हम जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का 2 उप दीवान बनाए थे। एक तो जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना था, रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान बनाए थे। एक मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था वो मोहम्मद रजा खान था, और जो बिहार का था वो कौन था? सिताब राय। बिहार का सिताब राय। बिहार का कौन था? तो बिहार का जो था वो सिताब राय था, और जबकि मुर्शिदाबाद का कौन था? तो ये मोहम्मद रजा खान था। चलते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर का क्वेश्चन है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं ऊपर कि ये खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित कालानुक्रम कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जो वांडीवास का युद्ध था वह 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में। तो यहाँ तक तो ठीक है, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। लेकिन जो अंबर का युद्ध था वह 1749 में लड़ा गया था। किसमें? 1749 में। तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखते हैं कि अंबर का युद्ध, ठीक है, अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो ये सही है, ये कालक्रम क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 वाले पे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि अंबर का युद्ध 1749 में अगस्त में लड़ा गया था। प्लासी का 23 जून 1757 में, और वांडीवास का युद्ध जो था वह 1760 में, जिसमें लास्ट में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत से मतलब एक तरह से ख़त्म कर देता फ्रांसीसियों को। बक्सर का युद्ध 1764 में। 22 वाला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास में पराजित हुआ। मतलब अंग्रेजों ने सेनापति को फ्रांस के किस सेनापति को हरा दिया था 1760 में वांडीवास के युद्ध में? तो काउंट डी लाली थे। कौन थे? काउंट डी लाली। कौन? काउंट डी लाली, जिसको अंग्रेजों ने 1760 के वांडीवास के युद्ध में हरा दिया था। 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था? तो हम जानते हैं कि वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने इसको फ्रेंच को हरा दिया था, जिसमें उसके सेनापति कौन थे? काउंट डी लाली। कौन था? काउंट डी लाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? तो दिया है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। तो ये गलत है पहला, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बक्सर के युद्ध 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ते। तो पहला गलत है, मीर जाफर नहीं था इसमें। वांडी का युद्ध 1760 में किसमें हुआ था? फ्रांसीसी के विरुद्ध। हाँ, ये सही है। वांडीवासी का युद्ध क्या हुआ था? 1760 में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध, नहीं, ये गलत है। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। जबकि खुर्दा का जो युद्ध था निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया, ये भी गलत है। खुर्दा का जो युद्ध था वो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, मराठों और निजाम के बीच में हुआ था। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो सर्वाधिक जो विरोध किया था अंग्रेज़ों का वो मराठे थे सब। कौन? मराठे। तो यहाँ पे होता है हमारा 25 क्वेश्चन ख़त्म। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।